सिने इंक पॉडकास्ट। जाने कितनी भाषाओं में बोलता है कमरा, सुदूर देशों की यात्राओं से उधार लिए शब्द गूंजते खाली सफेद दीवारों के बीच कैनवस हो जैसे नई कहानियां लिखने के लिए, जो विराम दे मौन को अपनी अभिव्यक्ति से। किताबों के ऊपर झुकी और किताबें एक दूजे के संग कितनी सहज गलबहियां डाले बैठे हों पुराने मित्र जैसे। नमस्कार, सिने इंक किताब कॉलम के साथ मैं हूं अचला शर्मा। कविता की जो पंक्तियां आपने सुनी वे भारत में अंग्रेजी की कवयित्री बीना सरकार इलियास की कविता द रूम से ली गई हैं। मैंने 2005 में मुंबई के उनके फ्लैट का ये कमरा देखा और तभी पहली बार एक दूसरे पर झुकी अनगिनत किताबों के बीच उनसे ये कविता भी सुनी। आज सहज ही याद आ गई। किताबों की शान में दुनिया के कई बड़े साहित्यकारों के विचारों से हम और आप परिचित हैं। जैसे किताबें सबसे सच्ची मित्र हैं, किताबें वो जहाज हैं जो सस्ते में आपको दूर दराज देशों की सैर कराता है, किताबें एकांत की संगिनी हैं। बेशक, अब जरा अंदाजा लगाइए, दुनिया भर में एक साल में कितनी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। ठीक ठीक गिनती करना मुश्किल है, लेकिन 2019 में 123 देशों के आंकड़ों के आधार पर यूनेस्को का अनुमान था कि दुनिया भर में प्रतिवर्ष तकरीबन 22 लाख किताबें छपती हैं। इनमें हर भाषा और हर विषय की किताबें शामिल हैं। कहानियाँ, उपन्यास, कविता और शायरी की किताबें, आत्मकथाएं, जीवन गाथाएं, राजनीतिक पुस्तकें, वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकें, धार्मिक और ऐतिहासिक पुस्तकें, बच्चों की पुस्तकें और हर तरह की पुस्तक के पाठक भी हैं। सिने इंक हिंदी उर्दू के पॉडकास्ट का मशहूर मंच। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। सिने इंक किताब कॉलम का उद्देश्य किताब और किताब के लेखक से आपका परिचय कराना है। किताब नई हो या पुरानी, हिंदी में हो या उर्दू में, अंग्रेजी में हो या किसी भी अन्य भाषा की हो, किसी भी देश की हो, किसी भी विधा की हो, किताब कॉलम में चर्चा का विषय बन सकती है। यही नहीं, किताब कॉलम के तहत समय समय पर हम किसी बहुचर्चित लेखक और उसके रचना संसार पर विशेष फोकस भी करेंगे। किसी किताब के छपकर पाठक के हाथ में आने से पहले उसके लेखक का सफर कैसा होता है, किताब का आइडिया उसे कैसे आया, लिखने के दौरान उसकी क्या जद्दोजहद रही, किताब उसने कितने दिनों, हफ्तों, महीनों या वर्षों में पूरी की। ऐसे ही कुछ सवाल हमने कुछ लेखकों के पास भेजे और उनसे अनुरोध किया कि वे अपने जवाब रिकॉर्ड करके हमें भेजें। तो आइए किताब कॉलम का शुभारंभ करें। बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। आज आप मिलेंगे देवेश वर्मा से, जिनका पहला उपन्यास द पॉलिटिशियन फरवरी 2021 में पेंगुइन बुक्स इंडिया से प्रकाशित हुआ है। उपन्यास अंग्रेजी में है। देवेश वर्मा पत्रकार हैं, रेडियो टेलीविजन के ब्रॉडकास्टर हैं, अनुवादक हैं। अनुवाद के लिए वे साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जानने वाले ये भी जानते होंगे कि उर्दू हिंदी की नज़मों की उनकी अदायगी कमाल की है। तो आइए सबसे पहले देवेश वर्मा की ज़बानी उनके पहले उपन्यास द पॉलिटिशियन के बारे में कुछ जानें। हमारा उनसे पहला सवाल है कि यह किताब लिखने का विचार आखिर उन्हें कैसे आया। इसका विचार कहीं बाहर से आया हो ऐसा नहीं है, यानी किसी घटना से या कहीं कुछ पढ़कर या फिर किसी और के तजुर्बे से मेरे जहन में इस कहानी की बुनियाद पड़ी हो, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। दरअसल इस नावल के कथानक या प्लॉट का एक धुंधला सा तसव्वुर तो था। इट हैड बीन काइंड ऑफ मैरिनेटिंग इन माई माइंड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, फॉर एजेस। लेकिन असल चुनौती तो कहानी लिखने की होती है। दिमाग में कोई दिलचस्प
विचार आना तो निस्बतन बहुत आसान है। ज़िंदगी में तरह तरह के ख़याल आपको बेचैन करते रहते हैं, लेकिन किसी ख़याल या किसी विचार को एक लंबी कहानी की शक्ल देना, ये एक बिल्कुल दूसरा ही संघर्ष है, बहुत ही जानलेवा। अच्छा, मुझे ये कहानी कहनी थी और कहनी है क्योंकि इसके बग़ैर मुझे अपनी ज़िंदगी किसी हद तक अकारत जान पड़ती। फिर मेरा ताल्लुक़ यूपी यानी उत्तर प्रदेश से है, एक ऐसा ख़ित्ता जहाँ कहानियों की भरमार है। इस कहानी को लिखना आपके लिए क्यों ज़रूरी था? इस कहानी या थीम के बारे में लिखना क्यों ज़रूरी था? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ज़रूरी तो बहुत था। तकरीबन 20 बरस तक मैं टीवी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था, हिंदी सहाफ़त से, क्योंकि दिल्ली में ज़िंदा रहने के लिए रोज़ी रोटी का कोई ज़रिया तो चाहिए था। लेकिन 12-13 साल के बाद मुझे लगा कि इस सारे कारोबार में मैं कहाँ हूँ, यानी वो चीज़ें, वो बातें, वो महसूसात कहाँ हैं, या जिस शूर या चेतना में एक अनुभूत और काल्पनिक दुनिया गड्डम गड्ड होती हैं, या जिस तरह आपकी चेतना के खद्दोखाल वजूद में आते हैं, उसको आप किस तरह पेश करें या किस शक्ल में सामने लाएं जो आपकी ठेठ आपकी पहचान होती है। एंड एज दे से द नॉवल मोर और लेस इज इट्स ऑथर्स व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन मोटिवेशंस, ह्यूमन सिचुएशंस एट्सेट्रा। आपके पास कहने को कोई कहानी होती है और कहानी कहने की प्रक्रिया के दौरान उसकी थीम्स खुद ब खुद उभरने लगती हैं, और जिनकी पहचान लिखने वाले की अपेक्षा पढ़ने वाले ज़्यादा कर पाते हैं। इन अदर वर्ड्स, थीम्स आर एम्बॉडिड इन द बुक। कहानी कहाँ से शुरू होती है? इस किताब की कहानी आज़ादी के फ़ौरन बाद शुरू होती है और 1973-74 के आसपास ख़त्म होती है। और ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो अदर बैकवर्ड कास्ट से आता है, यानी पेजेंट कास्ट का है, लेकिन जिसका हौसला और एम्बिशन और घोर आशावादी रवैया उसको उस कास्ट की फसील से बाहर निकलकर कुछ करने, कुछ हासिल करने के लिए आमादा करता है। मेरा अगला सवाल है, तो क्या किताब के किसी पात्र का आधार कोई वास्तविक व्यक्ति है या सभी किरदार काल्पनिक हैं? जैसा कि किसी भी उपन्यास में होता है, कुछ किरदार असल ज़िंदगी से लिए गए होते हैं और कुछ, या कहें कि ज़्यादातर किरदार काल्पनिक होते हैं। वो इसलिए कि उपन्यास के अक्सर चरित्र या किरदार उस कहानी के तकाज़ों के अनुरूप गढ़े जाते हैं। द पॉलिटिशियन में कुछ नाम तो हिंदुस्तान की हालिया तारीख़ से हैं और उनके बारे में काफ़ी कुछ ऐतिहासिक तौर पर दुरुस्त भी है। एंड द चीफ प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस बुक इज़ राम मोहन, who is the composite of several persons, and many of his personality traits and doings are imagined based on some human realities. इस उपन्यास के लिए आपको कोई ख़ास रिसर्च करनी पड़ी, और अगर हाँ तो रिसर्च के लिए आपको कहाँ जाना पड़ा? मुझे काफ़ी हद तक चीज़ों का अंदाज़ा था। रिसर्च के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा, और जो भी रिसर्च मैंने की वो उमूमन कुछ तथ्यों और घटनाओं की पुष्टि के लिए ही की। इसके लिए मेरे पास कुछ किताबें हैं, वही काफ़ी थीं। ज़ाहिर है यूपी के राजनैतिक इतिहास से मेरा परिचय तो रहा ही है। ये बड़ा अच्छा मौका है देवेश जी कि किताब का एक छोटा सा अंश भी हमें पढ़कर सुनाइए। Fond of listening to the All India Radio on the small transistor, Gayatri had heard a ghazal sung by a famous singer, one of the couplets of which had particularly charmed her. The reason was the way it sounded, not the meaning, but thanks to the style of the singer, she had remembered tidbits of that particular couplet of this ghazal, which Ram Mohan knew by heart. The entire ghazal, a very famous one. पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है।
He told her about its poet Mir, one of the two tallest pillars of Urdu poetry, the other one being Ghalib. To Gayatri's surprise, Ram Mohan rendered most of its couplets then and there, singing in his own way with impeccable tonal inflections, emphasizing the beauty of Urdu words. She could not curb her smile when he came to the said couplet, in which Mir laments that if indifference were not the norm among the beautiful, even the most naive of them would have the cure for the yearnings of his heart. While explaining it, Ram Mohan took great pains not to be overtly explicit, for fear it might unnerve her. He just alluded to the irony the poet wished to convey, that even a simpleton possessed the ability to soothe an ache of this nature. Unnoticed by his friends, he flicked a look at Gayatri and segued into another topic, but not before catching the sudden deepening of her complexion, enough to convince him of having given her some food for thought. ये था देवेश वर्मा के उपन्यास द पॉलिटिशियन का एक अंश, उन्हीं की ज़बानी। सिने इंक हिंदी उर्दू के पॉडकास्ट का मशहूर मंच। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। तो जाहिर है इसके बाद हमारा अगला सवाल यही होना चाहिए कि रचना प्रक्रिया क्या रही। रचना प्रक्रिया के बारे में बात करना तो बहुत मुश्किल है। खुद लिखने वाले को भी इसका कोई नपा-तुला आइडिया नहीं होता। मेरा मामला ये था कि मैंने इस किताब की कोई रूपरेखा या आउटलाइन पहले से नहीं बनाई थी। हाँ, कहानी का आइडिया था, लेकिन सारा खेल तो डिटेलिंग का होता है। जी तोड़ मेहनत उसी में करनी पड़ती है, और ये काम कितना मुश्किल होता है इसकी आगाही भी आपको रचनात्मक लेखन के अमल में दाखिल होने के बाद ही हो पाती है। बहुत सी चीज़ें तो लिखने की प्रक्रिया के दौरान आपको सूझती हैं, मगर ज़्यादातर आपको इसके लिए बहुत सोचना पड़ता है, बड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है। और जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि किसी मौजू या स्थिति या सवाल के बारे में आप खुद क्या सोचते हैं, इसका अंदाज़ा भी कभी कभी तख्लीकी अमल यानी रचना प्रक्रिया के दौरान ही आपको होता है। इसी बात को एक ऑस्ट्रेलियन लेखक ने कुछ यूं कहा है कि आई नो व्हाट आई नो ओनली आफ्टर आई हैव रिटन इट। और लिखने का कौन सा समय रहता था, यानी सुबह सवेरे या देर रात को? मेरा कोई निश्चित वक्त तो नहीं इस तरह के लेखन का, लेकिन जब तक मैं नौकरी में था तो दफ्तर जाने से पहले 1.5-2 घंटे कहानी में कुछ इजाफा करने की कोशिश करता था। बाद में जब आज़ाद हो गया तो फिर दिन में यानी 11 बजे के आसपास शुरू करता था। कभी कभी दिन में 2 बार भी बैठता था। किताब प्रकाशक के पास भेजने से पहले मैन्युस्क्रिप्ट में आपने कितनी बार संशोधन किए, या कि एक ही बार में फाइनल ड्राफ्ट हो गया? और फिर सवाल ये भी है कि क्या प्रकाशक पहले से तय था या आपको प्रकाशक ढूंढना पड़ा? जब किताब मुकम्मल हुई तो सबसे बड़ा मसला यही था कि अब प्रकाशक कैसे मिले, क्योंकि किसी अच्छे प्रकाशक का मिल पाना जुए शीर लाने जैसा होता है। प्रकाशक का मिलना तो बहुत दूर की बात है। सबसे बड़ा सवाल पहले ये होता है कि आप क्या करें कि कोई जाना माना प्रकाशक आपकी पांडुलिपि पढ़ने को राजी हो जाए। 99% से ज़्यादा का रिजेक्शन रेट होता है बड़े और पारंपरिक प्रकाशकों के यहाँ। लेकिन मेरे एक दोस्त की मदद से इतना हुआ कि पेंगुइन में उस वक्त की एक बड़ी एडिटर ने मेरी मैन्युस्क्रिप्ट मंगवाने और अपनी टीम से उसे पढ़वाने की जहमत गवारा की। मेरे दोस्त ने कहा कि इतना तो चलो हो गया, लेकिन अब छापने का फैसला पूरी तरह प्रकाशक का होगा। कोई भी आपकी किताब किसी बड़े प्रकाशक से कहकर छपवा नहीं सकता। वो पढ़ने के लिए राजी हो गए, बस अब आगे उनके ऊपर है। हाँ, प्रकाशक के पास भेजने से पहले 3-4 मरतबा मैंने पांडुलिपि, जो बहुत मोटी थी, उसमें संशोधन किया।
प्रकाशक को कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन आदेश मिला कि वर्ड काउंट की अपर लिमिट 1,20,000 है। तो फिर मुझे नए सिरे से मेहनत करनी पड़ी उसको छोटा करने में, यानी 3-4 बार रिवीजन फिर करना पड़ा। जब किताब पूरी हुई तो पहला ख्याल दिल में क्या आया? व्हाट अ रिलीफ। और बड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ दिन थोड़ी मस्ती की, दिल में बड़ा सुकून था कि चलो एक ऐसा काम जो कभी सपने की तरह मालूम होता था आखिरकार अंजाम को पहुंचा। लेकिन फिर जल्दी ही राहत और खुशी का ये एहसास प्रकाशक की तलाश और उसके बाद बार बार पांडुलिपि में रद्दो बदल करने की हाहाकारी मेहनत की नजर हो गया। आपके पसंदीदा लेखक कौन हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर तो मैं उर्दू और हिंदी का आदमी हूँ। उर्दू हालांकि मैंने बहुत बाद में सीखी क्या, सीखने की कोशिश की और अब भी कर रहा हूँ। और उर्दू सीखने की शुरुआती कोशिशों के दौरान मेरा थोड़ा सा परिचय फिराक और फैज़ के कलाम से हुआ। फिर धीरे धीरे दूसरे बड़े शायरों का भी रुख किया। गालिब मेरे लिए बहुत बड़े हैं। उनके शेरों के अर्थ आप पर खुलना कभी बंद नहीं होते। इतनी जहतें हैं उनके कलाम में। आप जूं जूं जिंदगी के रास्तों में आगे बढ़ते हैं, यानी आपकी संवेदना जितनी विकसित और पुख्ता होती जाती है, गालिब भी आप पर उतने ही ज़्यादा खुलने लगते हैं या खुलते रहते हैं। अंग्रेज़ी में लिखने की कोशिश तो एक प्रयोग की तरह शुरू की थी। फिर शायद कुछ एहसासे कमतरी भी रहा होगा, जिसके चलते अंग्रेज़ी में ही जद्दोजहद करता रहा। और अंग्रेज़ी या अंग्रेज़ी तर्जुमों के ज़रिए मैंने जिन थोड़े बहुत लेखकों को पढ़ा है, उनमें मुझे जोसेफ कॉनरैड, वी.एस. नायपॉल, इयन मैक्यूअन, मिलन कुंद्रा और कुछ दूसरे लेखक हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। फिर रशियन ग्रेट्स यानी तोल्स्टॉय, दोस्तोयेवस्की और चेखव हैं, जिनकी टेक्स्ट्स फिक्शन की रवायत में बुनियादी अहमियत की हामिल हैं। उनकी रचनाओं को पढ़ना तो किसी के लिए भी लाजमी है, बिकॉज द वे दे डील विथ द ह्यूमन प्रेडिकमेंट फ्यू कैन। आखिरी सवाल, लिखने के अलावा और क्या क्या करना अच्छा लगता है आपको? लेखन कार्य अच्छा भी लगता है, लेकिन खासा दर्दनाक भी होता है। बहुत आंखें टपकानी पड़ती हैं इसमें। हाँ, मुझे पढ़ने के अलावा संगीत सुनने और फिल्मों का शौक़ है। फिर उर्दू शायरी के कुछ महारथियों के कलाम को समझने और उससे लुत्फ़अंदोज़ होने का तो चस्का है ही। कहना आसान होता है, लेकिन ये सब चीज़ें कम कम ही हो पाती हैं। तरह तरह के काम होते हैं ज़िंदगी में। तरह तरह के काम होते हैं जिंदगी में। ये थे अपने पहले उपन्यास द पॉलिटिशियन के साथ देवेश वर्मा। ये उपन्यास अंग्रेजी भाषा में है और इसे पेंगुइन बुक्स इंडिया ने प्रकाशित किया है। याद दिला दूं कि लेखक से ये बातचीत आमने सामने रिकॉर्ड नहीं की गई। हमने उन्हें कुछ सवाल भेजे थे जिनके जवाब उन्होंने रिकॉर्ड किए। सिनेइंक किताब कॉलम में चर्चित पुस्तक और पुस्तक के लेखक के विचारों के लिए सिनेइंक जिम्मेदार नहीं है। अब चलते चलते एक सवाल और, क्या आपको याद है कि दुनिया में पहली किताब कब और कहाँ प्रकाशित हुई? जवाब के साथ परवेज आलम। नासिर काज़मी का शेर है, मैंने जब लिखना सीखा था पहले तेरा नाम लिखा था। देखिए शायर किस खूबसूरती से कितने कम अल्फाज में लिखने लिखाने की तारीख बयान कर गया। किताब बाद में आती है, पहले ख्याल आता है, कहानी आती है। कहानी कहने के लिए इशारे, आवाज़ें, तस्वीरें और अल्फाज एक मीडियम या माध्यम की तलाश में निकल पड़ते हैं। और अब ये बात किंडल, PDF, ई बुक तक आ गई है। लेकिन आज भी सच ये है कि अगर कागज़ पे छपी किताब हाथ में ना आए तो फिर उसका मज़ा क्या है। माना जाता है कि दुनिया की पहली किताब दी एपिक ऑफ गिलगामेश थी। मेसोपोटामिया, जो आज इराक कहलाता है, वहाँ की तकरीबन 2500 BC की कहानी। ये भी कहते हैं कि कागज़ पे दुनिया की पहली किताब चीन में छपी। शहतूत, भांग, सन के पौधों, छाल से गूदा बना और फिर कागज़। लेकिन आज किताब को हम जिस शक्ल में देखते हैं, उसके छपने की कहानी जर्मनी में सन 1454 में जोहानिस गुटेनबर्ग के नाम से शुरू होती है। गुटेनबर्ग ने दुनिया की पहली प्रिंटिंग प्रेस की बुनियाद डाली। जो पहली किताब गुटेनबर्ग ने छापी वो थी गुटेनबर्ग बाइबल।
गुटेनबर्ग के इस कारनामे के तकरीबन 100 साल बाद पुर्तगालियों के साथ प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले गोवा पहुंची। भारत में यूं तो ऋग्वेद को सबसे पुरानी किताब समझा जाता है, लेकिन भारत में कागज पर प्रिंटिंग पोर्टुगीज ने शुरू की और फिर आता है अंग्रेज जेम्स ऑगस्टस हिकी का नाम, जिन्होंने सन 1780 में ब्रिटिश राज के ज़माने में हिंदुस्तान का पहला अखबार निकाला, बंगाल गैजेट। बड़े चटखारे लेकर ये अखबार अपने वक्त की चर्चित मसालेदार किताबों के अंश प्रकाशित करता था। सन 1823 में भगवद गीता, और वो भी संस्कृत में, पहली बार एक मॉडर्न किताब के रूप में छपी। भारत में नहीं, जर्मनी के शहर बॉन में। 19वीं सदी लगते ही उत्तर भारत में कई पब्लिशर्स ने किताबें छापने का काम शुरू कर दिया था। इनमें नवल किशोर प्रेस, मुस्तफाई प्रेस, दिल्ली की गैजेट प्रेस, मिर्जापुर की ऑर्फन स्कूल प्रेस और कानपुर प्रेस के नाम काबिल जिक्र हैं। अब आज सन 2021 में आप घर बैठे अपनी किताब छाप सकते हैं। परवेज आलम। सिने इंक किताब कॉलम के हर एपिसोड के अंत में हम किताबों के बारे में कुछ इसी तरह के तथ्य आपको याद दिलाते रहेंगे। उम्मीद है कि किताबों को समर्पित सिने इंक की ये नई पेशकश आपको पसंद आई होगी। अपनी राय हमें लिखिएगा। पता है post@cineink.com। तो अचला शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए cineink.com।